मैं दीपक कुमार झा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल संस्कृत जगत में। और समास की कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास को। तो इससे पहले कि हम अव्ययी भाव समास शुरू करें, हम जानेंगे कि अव्ययी भाव समास होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसकी उपयोगिता क्या है। सबसे पहले अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? सामान्यतया जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसलिए कहते हैं पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समासः, यानी कि यस्मिन् समासे पूर्व पदस्य प्रधानता भवति, अर्थात यस्य समासस्य पूर्वपदः प्रधानः भवति सः तत्पुरुषः, यानी कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है या फिर जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कह सकते हैं। इसके अलावे जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि इसमें ये जो भी समस्त पद होता है ना, ये सारा अव्यय से युक्त होता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे सरल नियम यह है कि अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है वो अव्यय से युक्त होता है, चाहे वो उपसर्ग हो या फिर कोई अन्य अव्यय। अव्यय से रहित नहीं होगा ये। चलिए उदाहरण समझते हैं एक। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण है विद्यालयस्य समीपम। विद्यालयस्य समीपम समस्त पदाय उपविद्यालयम। विद्यालयस्य समीपम अर्थात उपविद्यालयम। अब देखिए, समीपम के अर्थ में किसका प्रयोग किया गया है? उप का। और उप, ये जो पद है समस्त पद, इसमें उप पहले है, यानी कि ये पूर्व पद है। और जब हम इसको बोलते हैं ना कि विद्यालय के समीप, समीप प्रधानता समीप की हो जाती है यहाँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें पूर्व पद की प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि किस अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग होता है। अलग अलग अर्थों में हम अलग अलग अव्ययों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किस अव्यय के साथ किसका प्रयोग होता है। सबसे पहले समीपार्थे अर्थात समीपस्य अर्थे, समीप के अर्थ में, पास के अर्थ में, नज़दीक के अर्थ में। यदि शब्द के साथ कहीं समीप जुड़ा हुआ है, विच्छेद में यदि कहीं समीप लगा हुआ है, तो उसके साथ जो है वो हमेशा उप अव्यय का प्रयोग, उप उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं वृक्षस्य समीपम, वृक्ष के पास अर्थात उपवृक्षम, यानी कि वृक्षस्य समीपम वृक्ष है और उससे पहले हमने क्या किया, समीप के अर्थ के लिए उप का प्रयोग किया। यानी कि अगर कहीं भी जैसे कृष्णस्य समीपम बोलते हैं, यानी कि कृष्ण के समीप, तो हम क्या करते हैं उपकृष्णम, यानी कि उप पहले जोड़ देते हैं। जैसे नेत्रयो समीपम, नेत्रस्य समीपम, आँख के समीप क्या होता है उपनेत्रम, चश्मा। यानी कि अगर समीप का अर्थ होगा तो वहाँ पे हम उप समास का प्रयोग करेंगे। वैसे जनरली 10th का जो बोर्ड है उसमें आपको 6 अव्ययों को पढ़ना है, जिसमें पहला है अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा। तो उप तो हमने समझ ही लिया कि जहाँ समीप का अर्थ होगा, समीप का जहाँ बोध होगा, यानी कि अगर यदि विग्रह में समीप का अर्थ प्रकट हो रहा है तो वहाँ पे हम उप लगाएंगे पहले पूर्व पद में। अगर समस्त पद में उप है तो उसका विग्रह हम समीप के अर्थ में करेंगे, यानी कि कहीं पे उपकृष्णम लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम विग्रह करेंगे कृष्णस्य समीपम। ठीक है। और जो विग्रह होगा ना उसमें हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे उप के साथ। ठीक है।
जैसे वृक्षस्य है तो यहाँ वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वैसे ही कृष्णस्य समीपम तो कृष्ण में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है अभाव अर्थे। अभाव के अर्थ में, कमी के अर्थ में, कमी के अर्थ में हम निर उपसर्ग का प्रयोग, निर उपसर्ग यानी कि निर अव्यय का प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि कहीं अभाव का अर्थ प्रकट हो रहा है तो वहाँ पे हम पहले निर को जोड़ेंगे, उस शब्द से पहले हम निर को जोड़ेंगे। जैसे हम कहते हैं जलस्य अभाव, जलस्य अभाव, तो अभाव अर्थ है तो पहले हम निर जोड़ देंगे और फिर जल का संस्कृत क्या होता है? जलम, तो निर्जलम यहाँ पे। ठीक वैसे ही जनस्य अभाव, आदमी का अभाव, तो निर पहले जोड़ेंगे, आदमी का क्या होता है? जन, निर्जना, निर्जनम। मक्षिका नाम अभाव, मक्खी का अभाव, तो निर्मक्षिकम। यानी कि निर का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ पे अभाव का अर्थ होगा। यानी कि अगर यदि विग्रह में अभाव है तो हम क्या करेंगे? जो समस्त पद है उसमें निर का प्रयोग करेंगे पहले। यदि समस्त पद में निर है तो विग्रह में अभाव का प्रयोग करेंगे, और जिसके साथ निर लगा है उसका अभाव होगा। वैसे ही ऊपर में जिसके साथ उप लगा रहेगा उसके समीप की बात होगी विग्रह में। नेक्स्ट है योग्यता अर्थ। योग्यता के अर्थ में, योग्यता मतलब काबिलियत, काबिलियत के अर्थ में जो है हम अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, अनु उपसर्ग। अब है जैसे हम कहते हैं रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, मतलब रूप की जो योग्यता है वो उसमें है तो उसको हम कहेंगे अनुरूपम। यानी कि योग्य के बदले अनु का प्रयोग हुआ और फिर रूप का रूपम आ गया। हाँ, कुलस्य योग्यम, अनुकूलम, अनुकूल है यानी कि हमारे कुल के योग्य है। ठीक है। अब यदि कहीं पे विग्रह में योग्य है तो वहाँ पे समस्त पद में अनु होगा, और समस्त पद में अनु है तो विग्रह में योग्य होगा। नेक्स्ट है विप्सार्थ। विप्सा के अर्थ में यानी कि दोहराने के अर्थ में, निरंतरता जिसको कहते हैं, निरंतरता के अर्थ में प्रति उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग होता है। प्रति का जो प्रयोग है वो निरंतरता के अर्थ में होता है। जैसे कहते हैं कि दिनम दिनम प्रति, यहाँ दिनों की निरंतरता है, दिनम दिनम प्रति, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार दिन की जो, दिन का जो क्रम है वो चलता आ रहा है। तो यहाँ निरंतरता के अर्थ होने के कारण प्रति लगेगा। तो दिनम दिनम प्रति, किसके प्रति? तो दिन के, तो प्रति पहले आएगा फिर दिन बाद में आ जाएगा, बन जाएगा प्रतिदिनम। यानी कि यदि प्रति वो निरंतरता का कहीं पे अर्थ आ रहा है विग्रह में, यानी कि दो बार आ रहा है कोई एक ही शब्द, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रति लगाएंगे। वैसे भी इसका विग्रह बहुत आसान है, विग्रह में भी प्रति आता है और इसका जो समस्त पद है उसमें भी प्रति आएगा। तो प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति। नेक्स्ट है सहितार्थे, सहित के अर्थ में, है ना। सहित मतलब उसके साथ हो जाना, उसके साथ मतलब वो चीज़ हमें उपयुक्त है, वो हमारे साथ है। इस अर्थ में हम क्या करते हैं? सह उपसर्ग का या सह अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे है चित्रेण सहितम, चित्रेण सहित अर्थात चित्र के साथ, चित्र हमारे साथ उपस्थित है। चित्रेण सहितम, तो सहितम का अर्थ है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सह पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सचित्रम, स पहले लगा देंगे, हा हट जाता है, स पहले आ जाता है, सचित्रम। सलेखनी, लेखन्या सहितम, लेखन्या सहितम सलेखनी।
यानी कि सहितम का जहाँ भी प्रयोग होगा वहाँ आगे सौ लग जाएगा। नेक्स्ट है यथा। यथा का प्रयोग जो है वो पदार्थ निवृत्ति के अर्थ में होता है। ठीक है, यथा मतलब जितना हमारा सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार, मतलब जैसा है उसके अनुकूल। तो कहते हैं शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी कि अगर शक्ति के अनुकूल होगा तो क्या होगा, यथाशक्ति। धन के अनुकूल तो यथा धनम। नहीं तो इसका विग्रह जो होता है यथा वाला, उसमें अनतिक्रम्य का प्रयोग करते हैं, और जो जिसके साथ अनतिक्रम्य लगता है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखना है, जैसे उप, निर, अनु, इसके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ था, यानी कि समीपम, अभाव, योग्य, इस अर्थ में षष्ठी विभक्ति आया था, लेकिन प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति आया। वैसे ही सहितम के योग में तृतीया विभक्ति आया, और फिर अनतिक्रम्य के योग में द्वितीया विभक्ति। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, तो अनतिक्रम्य का अर्थ जो है वो पहले आ जाएगा, यथा लग जाएगा पहले, और फिर शक्ति में तो यथाशक्ति। आगे है आ। वैसे इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम ज्ञान के लिए पढ़ लेंगे। आ का जो प्रयोग होता है वो मर्यादा के अर्थ में होता है। ठीक है, मर्यादा मतलब इज्जत है ना। तो मर्यादा के अर्थ में हम आ का प्रयोग करते हैं, जैसे आ मुक्ते। और मर्यादा का दूसरा तात्पर्य ये भी होता है सीमा, यहाँ तक आपकी सीमा है, मतलब यहाँ तक आपकी मर्यादा है। ठीक है, तो आ मुक्ति यानी कि मुक्ति का जो सीमा है वो क्या कहलाएगा, आ मुक्ति। यानी कि इसका विग्रह जो है उसमें भी आ लग जाएगा, और जो जिसके साथ इसका विग्रह हो रहा है, जो शब्द प्रयोग में आ रहा है, उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसको ध्यान में रखना है, यानी कि आ का प्रयोग जिसके साथ होगा उसमें हम षष्ठी लगाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट अनु। फिर से अनु का प्रयोग पश्चात के अर्थ में भी होता है। पहले ऊपर भी हमने पढ़ा, योग्यता के अर्थ में भी अनु का प्रयोग होता है, और पश्चात मतलब बाद, उसके अर्थ में भी अनु का प्रयोग होता है। जैसे रथस्य पश्चात, अर्थात रथ के बाद क्या होगा, अनुरथम। रथस्य पश्चात अर्थात अनुरथम। गृहस्य पश्चात अनुगृहम। और इसमें अनु का जहाँ प्रयोग होगा, पश्चात का जहाँ विग्रह होगा, वहाँ हम क्या करेंगे, जो पद है उसके साथ उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। आगे है अभिमुख्यार्थे। अभी जो अव्यय है उसका प्रयोग होता है अभिमुख्यार्थे के अर्थ में। ठीक है, मुख्य अर्थ में, यानी कि जो मेन होता है, जो मुख्य होता है, उसके लिए हम अभी का प्रयोग करते हैं। जैसे रथस्य अग्रिम अभि, आगे क्या मुख्य, तो अभ्यग्री। तो हम क्या करते हैं, अग्रिम में द्वितीय, इसके साथ जो विग्रह होता है उसमें द्वितीय लगा देते हैं। तो अभी इसका जो विग्रह होगा, विग्रह में भी अभी होगा, और जो समस्त पद होगा उसमें भी अभी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रति। फिर से प्रति है, प्रति का प्रयोग 2 बार हुआ। यहाँ जो प्रति का प्रयोग हुआ है वो मात्रा के अर्थ में हुआ, जैसा कि हम देख सकते हैं, मात्रा के अर्थ में प्रति का प्रयोग हुआ। जैसे शाकस्य प्रति, मतलब शाक की मात्रा, सब्जी की मात्रा, शाक की मात्रा, तो शाक प्रति। इसमें क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे मात्रा के अर्थ में जब हम इसका प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति तो लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रति बाद में आ जाता है। प्रति का प्रयोग यहाँ बाद में होता है। आगे है पारे, यानी कि परी। अब जैसे पारे का अर्थ कहाँ होता है ना, मतलब दूसरे जगह,
पार, दूसरे तरफ, जैसे गंगा या पारात, गंगा के पार से, तो गंगा या पारात मतलब पारे गंगम, इसमें भी हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं, गंगा के पार से। नेक्स्ट है मध्य, मध्य का प्रयोग बीच के लिए करते हैं, जैसे गंगा या मध्यात, गंगा के बीच से, तो मध्य गंगम, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण है और इन चीज़ों के बारे में ही हम आज के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले समीप, यहाँ देखिए कुछ विग्रह वाक्य दिए गए हैं और उसका समस्त पद भी दिया गया है, जैसे विद्यालय से समीपम उप विद्यालय, तो समीप के अर्थ में हमने कहा कि उप का प्रयोग होगा। शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्तिम, एकम एकम प्रति प्रत्येकम, यानी कि इन सभी का प्रयोग जो है, समीप का पहला प्रयोग, दूसरा पदार्थ निवृत्ति का, और तीसरा जो है वो विप्सा यानी कि क्रम निरंतरता के प्रयोग में होगा। अच्छा, सबसे पहले बात, कुछ ध्यान योग्य देने योग्य बातें हैं जो कि मैंने पहले भी बताई है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और अव्ययी भाव का जो समस्त पद होता है वो अव्यय कहलाता है। मतलब जैसे पूर्व पद अव्यय है और जब वो समस्त पद हो जाएगा तो फिर वो अव्यय ही बन जाएगा, उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका भी ना तो शब्द रूप चलेगा ना धातु रूप चलेगा। यानी कि अगर अव्ययी भाव समास हो जाता है, किसी का समस्त पद बन जाता है तो वो अव्यय ही बन जाता है। अव्ययी भाव समासस्य समस्तस्य पदस्य अन्ते यदि अकारः आकारः वा भवति तर्हि अकारस्य अकारस्य स्थाने अम इति भवति। यानी कि जब हम विग्रह करते हैं ना, और विग्रह के अंत में यदि समस्त पद के अंत में अकार या आकार आता है, अ या आ आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके जगह पे अम कर देते हैं, यानी कि उसको नपुंसक लिंग में ले जाते हैं। जैसे उपवृक्ष है तो वृक्ष में अ है तो उसको हमने क्या किया, नपुंसक लिंग में ले, उसको हम नपुंसक लिंग में ले आए। जैसे यहाँ देखिए, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो व री क श अ है, और यहाँ अ जो है उसके जगह पे अम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उपवृक्षम। वैसे उपगंगा, तो गंगा में आ है तो आ के जगह पे क्या हो जाएगा, अम आ जाएगा, बन जाएगा उपगंगम, ठीक है। उसके अलावे अगर दीर्घ ईकार है, यदि कहीं पे दीर्घ ई आ रहा है तो उसके स्थान पे ह्रस्व ई हो जाएगा। जैसे उपनदी, नद्या समीपम उपनदी, और उपनदी जो है यहाँ पे अगर हम विग्रह करते हैं तो नदी में क्या आता है, ई आता है ना, अंत में ई आता है दीर्घ ई, तो उसको हम क्या करेंगे, ह्रस्व ई में बदल देंगे, तो क्या बन जाएगा, उपनदी। ठीक है। उसके अलावे यदि समस्त पद के अंत में विग्रह सहित ह्रस्व इकार होता है, मतलब विग्रह सहित है और ह्रस्व इकार है, तब विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे हम यदि यथाशक्ति करते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो शक्ति में देखिए विसर्ग आ रहा है, ये विसर्ग अंत में, इसका हम क्या करेंगे, लोप कर देंगे, यानी कि विसर्ग हट जाएगा, यथाशक्ति रह जाएगा, बस विसर्ग नहीं होगा इसमें। आगे आते हैं, कुछ उदाहरण है समीप के अर्थ में, जैसे वृक्षस्य समीपम उपवृक्षम, पदार्थ निवृत्ति के अर्थ में संयम अनतिक्रम्य यथा समयम, विप्सा के अर्थ में ग्रामे ग्रामे प्रति, ग्रामम ग्रामम प्रति प्रतिग्रामम, सहितार्थे चित्रेण सहितम स्वचित्रम, गंगाया समीपम समीतार्थे समीपार्थे उपगंगम, रूपस्य योग्यम योग्यतार्थे अनुरूपम, दिनम दिनम प्रति
विप्सार्थे प्रतिदिनम। जलस्य अभाव, जल का अभाव, अभाव अर्थ में है तो निर्जल। अंकुशस्य अभाव, यहाँ पे अभाव है तो निर उपसर्ग लग जाएगा, निर अव्यय आ जाएगा, बन जाएगा निरंकुशम। विघ्नस्य अभाव, विघ्न का अभाव है तो निर्विघ्नम। कहते हैं ना निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, यानी कि विघ्न रहितम। रथस्य पश्चात अनुरथम। ठीक है, यानी कि हमें ध्यान रखना है, बस हमेशा यही ध्यान रखना है कि विप्सा अर्थ में प्रति का, पदार्थ निवृत्ति के अर्थ में यथा का, समीप के अर्थ में उप का, पश्चात के अर्थ में अनु का, अभाव के अर्थ में निर का, सहित के अर्थ में सौ का और योग्यता के अर्थ में अनु का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई फिर भी समस्या आती है तो आप बाद में हमसे संपर्क कर सकते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का जो है वो पूर्व पद प्रधान होगा। दूसरा है अव्ययी भाव का पूर्व पद जो है वो हमेशा अव्यय होगा। तीसरा, अव्ययी भाव समास विभक्ति आदि के अर्थ में होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास का समस्त पद भी अव्यय होता है। जब वो समस्त पद बन जाता है तो वो अव्यय ही बन जाता है। अकारांत और आकारांत शब्द के स्थान पर अम आ जाएगा और दीर्घ इकारांत शब्द के स्थान पे ह्रस्व इकार आ जाएगा। उसके अलावे विसर्ग जो होगा अगर ह्रस्व ई के बाद तो वहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर्वेभ्यो नमो नमः।